सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉइल पोल्यूशन कहाँ से होता है। एक तो इंडस्ट्री उद्योग धंधों से जो वेस्ट निकलता है, मिट्टी में मिलता है, वो ऑयल वगैरह हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, कुछ जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्री प्रोसेस, उसका वेस्ट मटेरियल हो सकता है, पानी वहाँ से जो प्रदूषित पानी होता है, ये सब से होता है। प्लास्टिक से मिट्टी ख़राब हो सकती है। एग्रोकेमिकल्स यानी कि जो केमिकल्स हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, उनका अत्यधिक इस्तेमाल करने से। सीवेज जो गंदगी पानी के साथ बह के निकलती है डोमेस्टिक यूज़ का, और हेवी मेटल्स के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा मेनली मिट्टी प्रदूषित होती है। जब हम पानी की पोल्यूशन की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वेस्ट, हम जो घरेलू जो इस्तेमाल करते हैं, पानी का कपड़ा धोना, बर्तन धोना, नहाना, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं, और उससे जो पानी प्रदूषित होता है, वो पानी जब जाके मिलेगा नदी नाले तालाब में मिलेगा तो वहाँ प्रदूषित करेगा। टॉक्सिक केमिकल्स, अगर कुछ ऐसा प्रदूषित केमिकल्स मिट्टी में पानी में मिलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, ऑयल रेसिड्यूज़ हैं। जैसे आप देखते हो कि शहरों में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की धुलाई वगैरह होती है, तो उसके साथ तेल वाला पानी नाले में बहता है, वो जाके अगर नदी नाले में गिर रहा है। इसके अलावा पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स जो है, कई बार आपको पानी में ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। जैसे उसका बहुत कॉमन एग्जांपल है एंटामीबा, जो कि मलेरिया, जो कि जिस पानी मिट्टी में अगर पानी में अगर है और ऐसा पानी अगर हम पीते हैं तो पेचिस हो जाता है, पेट की गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसा कुछ परजीवी जो है अगर पानी में मौजूद है तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा रहे पानी में तो पानी को बेहतर माना जाता है। जितने ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन रहता है, अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो वैसा पानी अच्छा नहीं माना जाता है। एयर पोल्यूशन जो है, मेनली 5 चीज़ें हैं जो कि एयर को पोल्यूशन करती है। एक है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहाँ X लिखा हुआ है, मतलब NO2, NO3, N2O, बहुत कोई भी कुछ भी हो सकता है। नाइट्रोजन के 4-5 तरह के ऑक्साइड पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पार्टिकुलेट्स यानी कि हवा में जो कण पाए जाते हैं जो कि प्रदूषित करते हैं। लेड से, इन सब चीज़ों से नॉर्मली हवा प्रदूषित होती है। अगर हवा में जो कण है उनका साइज अगर 1 से 100 माइक्रोमीटर तक है तो उसको हम डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। और जब डस्ट पार्टिकल का साइज़ जो है वो 10 माइक्रोमीटर से कम होता है तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। ऐसा हवा में अगर इस तरह के छोटे छोटे कण हैं जिनका साइज़ इससे कम है तो वो बहुत ही ख़राब होते हैं, क्योंकि वो हवा सांस के साथ में वो अंदर जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, वहाँ जमा होने लगते हैं। लंग का कैंसर भी इससे हो सकता है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे हवा में इस तरह के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, वहाँ पे लोगों को इस तरह की बीमारी, दमे की बीमारी, इवन लंग कैंसर की बीमारी, इस तरह खास करके दमे की बीमारी, सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। हेवी मेटल पोल्यूशन इस तरह का ऐसा पोल्यूशन है जब मिट्टी में, पानी में जो है हेवी मेटल की मात्रा बढ़ जाती है। हेवी मेटल हम किसको कहते हैं? जिनका परमाणु संख्या जिनकी 23 से ज़्यादा जो है उसको हेवी मेटल माना जाता है। तो कुछ ऐसे हेवी मेटल्स हैं खास करके, जैसे पारा, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, लेड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, कैडमियम है। ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि काफ़ी हानिकारक होते हैं। और मिट्टी में, पानी में अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये पानी के साथ साथ, बोर के पानी के साथ साथ ये आता है, और जो ऐसा पानी को जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे ये जमा होने लगता है। तो ये जमा होने लगता है तो ये स्लो पॉइजन की तरह सा काम करता है। तो ये जो है हेवी मेटल पोल्यूशन इसकी वजह से क्रिएट होता है। जब खेती हो रहा है तो उसमें अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की बहुत अधिक मात्रा का अगर उपयोग होता है तो वो भी हानिकारक है, क्योंकि क्या होता है, वो मिट्टी में वो पानी के साथ बह के वाटर बॉडीज़ जो आसपास होते हैं उसमें जाके वो जमा हो जाता है। तो वो जब उसको जमा हो जाता है तो उसको वो प्रदूषित करता है। तो उससे क्या होता है कि एक ऐसा जो रूट बर्न बोलते हैं ये हो सकता है। एक कंडीशन होता है जिसमें जो पेड़ के जो रूट हैं वो जल जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं।
ज़्यादा फर्टिलाइजर से। इसके अलावा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम देखा जाता है इंसानों में। इसमें क्या होता है कि जब अधिक मात्रा में नाइट्रेट पानी में मिल जाते हैं तो ऐसा पानी अगर शरीर के अंदर जाता है, खास करके बच्चे के शरीर के अंदर, तो वो ब्लड सेल्स के साथ ये नाइट्रोजन उनके साथ अटैच हो जाता है, जिससे कि उसको और ऑक्सीजन लेने की मात्रा ऐसे में घट जाती है। तो उससे क्या होता है, बॉडी का थोड़ा आकार ब्लू कलर हो जाता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। फर्टिलाइज़र और ये ऑक्सीजन जो है शरीर के हिस्सों में पहुंचने में कम मिलता है। फर्टिलाइज़र इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। जो है फर्टिलाइज़र जो हम मेन इस्तेमाल करते हैं उसमें मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रहता है, जो कि प्राइमरी सोर्स होते हैं, और ये बोथ जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन के लिए। अमोनिया जो कि फर्टिलाइज़र से, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र से अमोनिया जो निकलता है वो भी हार्मफुल होता है, फ़िश के लिए हार्मफुल होता है जो अमोनिया निकलता है फर्टिलाइज़र से। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है एक मेजर प्रॉब्लम है, जिससे कि मिट्टी को भी ये ख़राब करता है, ये पानी को भी ख़राब करता है, ये सी को भी ख़राब करता है, जहाँ पे सी के जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको भी ये नुकसान पहुँचाता है। तो ये कुछ मेजर सोर्सेज हैं जिससे कि हमारा हवा पानी जो है वो प्रदूषित होता है। तो जब हवा पानी वगैरह ये सब प्रदूषित होता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये देखा जाता है कि ट्रीज़ में, खास करके कॉनिफर्स में, उनका फ्लावरिंग जो है इसको इफ़ेक्ट करता है, उसका पॉलिनेशन जो है ठीक से नहीं हो पाता है। एसिड रेन अगर होता है तो उसकी वजह से पत्तियों में ब्लीचिंग होती है, पत्तियां जो है ब्लीच हो जाती है, जल जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस इफ़ेक्ट होता है, बाकी लीफ जो है वो इंजर्ड हो जाता है, पौधों का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस पौधों में जो होते हैं वो रिएक्शंस इफ़ेक्ट हो जाते हैं। फ्लोराइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये स्टोमेटल पोर को, स्टोमाटा के छेद को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, पोर ट्रांसपिरेशन होने लगता है, तो फोटोसिंथेसिस इफ़ेक्ट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे कि जो पेड़ों के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे डस्ट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये पत्तियों पर जमा होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के ऊपर असर पड़ता है। इसी तरह से लाइट जो है, अगर समय से ज़्यादा ऑल्टरनेट आर्टिफिशियल लाइट मिले तो उससे प्लांट के फोटो पीरियोडिज्म पर इफ़ेक्ट पड़ता है। फोटो पीरियोडिज्म उनमें कितने समय बाद उसमें सेक्सुअल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन चालू होता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है, इसलिए बोलता है कि बेसिकली द प्रैक्टिसेस ऑफ अस ह्यूमंस टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो इन्वायरमेंट को नष्ट होने से रोकना ये ह्यूमन का एक मेजर गोल है, सच एज़ लॉस ऑफ स्पीशीज़, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ जो है धीरे धीरे नष्ट होती है, इकोसिस्टम्स नष्ट होते हैं ड्यू टू पोल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो इसलिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जो है एक मेजर गोल इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंट को अगर हम नहीं बचाएंगे तो उससे अल्टीमेटली जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो कि पॉल्यूशन को से लड़ने में हेल्प करते हैं, रोकने में हेल्प करते हैं। जैसे डस्ट पोल्यूशन जो है, तो जितने भी ब्रॉड लीफ वाले पेड़ हैं जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, जैसे टीक है, सागवान है, या जैसे बरगद है, पीपल है, आम है, ये सब पेड़ जो है, इसके अलावा पेल्टोफोरम है जिसको पीला गुलमोहर बोला जाता है। तो ये डस्ट वाला एरिया जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर इस तरह के पेड़ लगाने से थोड़ा डस्ट से बचाव हो सकता है। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर हवा में ज़्यादा है तो वहाँ पर भी बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पॉलिएंथिया, टर्मिनेलिया, ये सब पेड़ लगाने से वहाँ का वातावरण को ये थोड़ा शुद्ध करने में मदद करता है। इस तरह से जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास जिसको बोलते हैं, एस्टोनिया स्कॉलरिस, ये सब पेड़ जो है, टर्मिनेलिया अर्जुना, ये पेड़ लगाने से थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ को ये एब्जॉर्ब करता है तो नॉइज़ पोल्यूशन को ये थोड़ा रोकता है। इस तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये अगर हवा में ज़्यादा आ जाए तो इससे एसिड रेन होने का चांस बहुत रहता है। तो ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ लगाने से, रोबिनिया को लगाने से या क्यूरियस के लगाने से, इनको लगाने से ये पोल्यूशन को थोड़ा, इस तरह के पोल्यूशन को रोकने में मदद करते हैं।
तो पॉल्यूशन में इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियली पॉल्यूशन रोकने के लिए जो करते हैं, एक तो है कि वाटर को ट्रीट करना, जो पानी अगर प्रदूषित हो गया है उसको हम ट्रीट करते हैं। जो सॉलिड वेस्ट निकलता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको मैनेज करना, कंपोस्टिंग करना, स्लज मैनेजमेंट करना, यूट्रोफिकेशन करना, ये कुछ और दूसरे प्रोसेसेस हैं जो नॉर्मली करने से मिट्टी पानी इनकी का पोल्यूशन कम किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 2-3 तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे एक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जिसमें कि मोस्टली जो बड़े बड़े उसमें फ्लोटिंग डेब्रीज हैं, जो बड़े आकार वाले जो भी उसमें चीज़ें हैं जो बह रहे हैं साथ में, उनको हटाना, जैसे फ्लोटिंग डेब्रीज को हटाना। बल्कि ऑब्जेक्ट्स जो बड़े जैसे फल वल के छिलके, अंडे के छिलके, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको हटाना। तो ये जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होते हैं तो ये मेनली जो ऑर्गेनिक मैटर, बड़े साइज़ के जो ऑर्गेनिक मैटर, बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, बीओडी, यहाँ पे बीओडी बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की बात करता है जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है। तो लगभग 35% तक जो है ना प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से उनको हटाने से वो हट जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को हटाते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स मतलब ऐसे कण जो पानी में बिल्कुल नीचे बैठते नहीं हैं, उनके साथ में बहते रहते हैं, मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि वो पानी में नीचे बैठेंगे नहीं। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको भी हटाया जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में नॉर्मली बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या करते हैं कि पानी के साथ जो ऑर्गेनिक तत्व जो पानी में बह रहे हैं उनके ऊपर रिएक्शन करके उनको तोड़ते हैं। वो बड़े कार्बन के बड़े कंपाउंड्स होते हैं, उनको बड़े अणु होते हैं, उनको तोड़ के छोटे छोटे अणुओं में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में इसको चेंज करते हैं। इसके अलावा टर्शियरी ट्रीटमेंट किया जाता है। टर्शियरी ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो लगभग 99% इम्प्योरिटीज़ जो है पानी का हट जाता है और वो लगभग पीने वाला पानी के जैसा वो बन जाता है। तो ये वेस्ट वाटर को नॉर्मली हम ऐसे ट्रीट करते हैं, 2-3 लेवल पे हम उसको ट्रीट करते हैं। उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसके अलावा फिजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसके उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है और उसको फिर से पीने योग्य उसको बनाया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड वेस्ट किसको हम बोलते हैं कि तो ऐसा कोई भी चीज़ जो कि सॉलिड है और हमारे लिए यूजेबल नहीं है, जिसको हम फेंक देते हैं, उसको हम सॉलिड वेस्ट बोल रहे हैं। तो ये मे बी इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, घरेलू भी हो सकता है, म्यूनिसिपल भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, या स्पेशल मतलब कुछ खास तरह के इंडस्ट्रीज़ वगैरह से या हॉस्पिटल वगैरह इस तरह से जो निकलता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो सॉलिड वेस्ट में, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम वो सारी एक्टिविटीज़ को हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लाते हैं, जिसमें कि हम ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको मूव करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जहाँ ये निकल रहा है वहाँ से ले करके और अल्टीमेटली इसका फाइनल डिस्पोजल जहाँ पे ये डिस्पोज कर देते हैं फाइनली, तो वहाँ से लेकर के वहाँ तक ले जाने में जो सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनको सबको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप देखते हैं कि पूरे शहरों में म्यूनिसिपैलिटियों से जो कचरा इकट्ठा होता है उसको शहर के बाहर ले जाके एक जगह पे डंप कर दिया जाता है। तो ये सबसे कॉमन मेथड है इसको करने का। तो ये जो कचरा इकट्ठा करना और उसको फिर गाड़ियों में डालना, उसको एक पॉइंट पर इकट्ठा करना और वहाँ से ले जाके फिर शहर के बाहर डंप कर देना, ये जो सारी एक्टिविटी है ये एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी है। तो इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन में हम क्या करते हैं कि सॉलिड जो वेस्ट है उसको होमोजेनस बनाते हैं, यानी कि अलग अलग आकार के चीज़ों को अलग अलग करते हैं, एक तरह की चीज़ों को एक जैसा करते हैं, तो उसको पल्वराइजेशन बोला जाता है। इसके अलावा कंपोस्टिंग किया जाता है। कंपोस्टिंग में मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, खास करके भोजन के जो अवशेष हैं या फलों के छिलके वगैरह जो हैं, उनको थर्मोफिलिक डिग्रेडेशन, मतलब उनको थोड़ा टेम्परेचर के प्रेजेंस में उसको डिग्रेड किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट को बाय माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनका डिकम्पोजिशन होता है, खास करके मेन जो है फंगस के द्वारा। सेमी मॉइस्ट कंडीशन, मतलब थोड़ा पानी रहता है, पानी की उपस्थिति में उनका डिग्रेडेशन होता है, तो उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो मतलब ये जो वेस्ट है वो ये फंगस के प्रेजेंस में, थोड़ा मॉइस्चर के प्रेजेंस में धीरे धीरे उनको वो ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके यूजेबल फॉर्म में उसको चेंज कर देता है, जिसको खाद के तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो एंड प्रोडक्ट जो है उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो कंपोस्टिंग जो है नॉर्मली 3 से 6 महीना इसको समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है। इसी का एक स्पेशल टाइप है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपोस्टिंग किया जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका डिग्रेडेशन किया जाता है। किसके द्वारा? अर्थवर्म के द्वारा। तो जब अर्थवर्म के द्वारा हम ऐसा डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग अभी जो है, आपको अगर ध्यान होगा कि आज की जो अभी की जो सरकार है इस पर बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रही है। बहुत जगह जगह गोठान बनाया जा रहा है और वहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स बिठाया जा रहा है। उसमें कुछ नहीं करते हैं, एक टैंक जैसा बनाते हैं और वहाँ पे सारे कूड़े कचरा कंपोस्ट को, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको इकट्ठा करते हैं और उस गोबर वगैरह डालते हैं और उसमें केचुए को छोड़ देते हैं। वो केचुआ धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करता है, करके खाद में बदलता है। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आजकल काफ़ी किया जा रहा है। इसी तरह से सैनिटरी लैंड फिलिंग जिसको कि मैं बता रहा था, जैसा कचरे को ले जाकर डंप करना, खाली जगह पे डंप कर देना, जिसको कि हम लैंड फिलिंग बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमन मेथड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। पर इसमें क्या होता है कि अगर खुले जगह पे इसको छोड़ देते हैं तो इससे वहाँ जब पानी गिरता है उसके साथ में पानी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो हानिकारक हैं मिल के फिर वाटर बॉडीज़ में मिलती हैं, तालाब वगैरह पे, नदी में, तो पानी प्रदूषित होता है। वहाँ पे दुर्गंध आती है, वहाँ आग लगा के छोड़ देते हैं तो उससे भी हानिकारक गैसेस निकलती हैं। वहाँ पे चूहे और मक्खियाँ, ये सब के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या ये बढ़ाते हैं। तो ये सब होने से क्या होता है कि सिंपल लैंड फिलिंग करने से वो हानिकारक इफ़ेक्ट उसका ज़्यादा होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सैनिटरी लैंड फिलिंग करते हैं। सैनिटरी लैंड फिलिंग में हम क्या करते हैं कि वो जो कचरे का एक लेयर डालते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर, फिर कचरे का लेयर, फिर मिट्टी का लेयर, ऐसे लेयरिंग करके डालते हैं। और अल्टीमेटली क्या करते हैं कि ऊपर में करीब 1 मीटर मोटा मिट्टी की परत डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके नीचे दब जाता है और माइक्रो सॉइल में, जो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो धीरे धीरे वो कचरे के ऊपर एक्ट करता है और धीरे धीरे उसको चेंज कर देता है, हानिकारक तत्वों को नष्ट कर धीरे धीरे उसको डिग्रेड कर देता है। तो ये इस तरह से सैनिटरी लैंड फिलिंग भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम इस तरीके से नॉर्मली करते हैं। पल्वराइजेशन करना, कंपोस्टिंग करना, वर्मी कंपोस्टिंग करना, सैनिटरी लैंड फिलिंग करना, तो ये सब मेथड्स के द्वारा हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे मेथड्स और हैं, जैसे स्लज मैनेजमेंट, पायरोलिसिस करना। पायरोलिसिस का मतलब है कन्वर्शन ऑफ बायोमास इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एनर्जी। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको उसमें मेनली माइक्रोब्स का एक्शन या दूसरे तरीके उससे में इस्तेमाल करके उनको उसमें से एनर्जी जो निकालने का जो प्रोसेस है उसको पायरोलिसिस बोला जाता है। इसी तरह से स्लज मैनेजमेंट ये होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। जो वाटर है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी कि जो कण उसमें तैरते हुए पाए जाते हैं, उनको जो है ट्रीट करना और उनको डिस्पोज करना, उसको स्लज मैनेजमेंट बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली उनको ओशन डंपिंग भी है, लैंड फिलिंग भी है, या उसमें से अगर कुछ फर्टिलाइज़र के तौर पर निकाल सकते हैं तो फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करना, ये सब स्लज मैनेजमेंट में आता है। इसके अलावा एक टर्म है, इसको जानना ज़रूरी है, जिसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब हम एक्सेस फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी के साथ बह के नीचे लीच हो करके, मतलब नीचे मिट्टी के नीचे जा कर के वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं। आसपास के जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, जो तालाब वगैरह या नदी नाले होंगे, उनमें मिलते हैं। तो जब नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर एल्गी का ग्रोथ बहुत होने लगता है, यानी शैवाल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ का जो पानी है उसमें एल्गी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसका ऑक्सीजन को वो इस्तेमाल कर लेता है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है कि वहाँ जो दूसरे जीवन के फॉर्म है, जैसे मछली वगैरह हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यूट्रोफिकेशन ये एक्सेस नाइट्रोजन, एक्सेस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल से जो एक होने वाला एक हानिकारक चीज़ है। तो इससे पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से शैवाल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो सारा ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेता है, तो पानी के अंदर दूसरे जीवों को ऑक्सीजन कम मिलने लगता है।
तो मेन कॉज इज़ एडिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, रन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड से जो पानी बह के जाता है, तो इस प्रोसेस से ऑक्सीजन वाटर बॉडीज़ में जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वहाँ पर जो दूसरे जीवन हैं उनके लिए ये हानिकारक होता है। इसके अलावा एक और टर्म है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको पोल्यूशन से संबंधित जानना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग हम किसको कहते हैं? बोलते हैं कि जब एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, वो चाहे ज़मीन के सतह के पास का टेम्परेचर हो या समुद्री सतह के ऊपर का टेम्परेचर हो, अगर वो बढ़ने लगता है तो उसको हम ग्लोबल, वैसा अगर होने लगता है तो हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये किस लिए होता है? ये मेनली होता है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ये ऐसे गैस होते हैं जिससे कि बाहर से जब सन रेज, सूरज की रोशनी जब पड़ती है पृथ्वी पर तो ये गर्म हो जाता है, और जब रात में सूरज डूब जाता है तो ये गर्मी जो है ये पृथ्वी वापस छोड़ती है और ये वापस वातावरण में चला जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के होने की वजह से क्या होता है कि ये जो गर्मी है, ये हीट है, ये वापस खुले वातावरण में नहीं जा पाती और सतह के आसपास ही रह जाती है, तो इससे टेम्परेचर जो है इसका बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन से गैसेस होते हैं? वो ऐसे गैसेस होते हैं जिससे कि एयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, जिनकी वजह से अगर हवा में ये गैसेस ज़्यादा मात्रा में रहें तो ये हीट को ट्रैप करते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें कौन कौन से गैस आते हैं? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसमें मीथेन गैस आता है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन गैस और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये सारे गैसेस इसमें आते हैं, और वाटर वेपर भी आते हैं। तो इन सब की मात्रा अगर हवा में बढ़ती है तो ये हीट को एस्केप करने से रोकते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम किसको बोलते हैं? तो ये जो एटमॉस्फेयर का, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ने की जो प्रक्रिया है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इस प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मतलब एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो इससे होता क्या है? इससे ग्लेशियर रिट्रीट, मतलब ग्लेशियर जो है, जो बर्फ़ के जमा हुए बड़े बड़े चट्टान के जैसे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले जगहों पे, उनका पिघलना, इसके अलावा पोलर आइस का पिघलना, जो पोल पे, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है समुद्र में थोड़ा ऊंचा उठने लगता है। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे देखते हैं कि अचानक से सुनामी आना या ज्वालामुखी का फटना या इस तरह की चीज़ें होना, चेंज इन अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो बारिश होती है उसकी मात्रा और उसका जो पैटर्न है उसमें बदलाव आता है। और स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होता है, मतलब कई जातियां जो कि इस वार्मिंग को, इस तरह के चेंजेस को झेल नहीं पाती हैं, वो विलुप्त होने लगती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चीज़ें होती है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? मेनली जो है ये सब गैसेस की वजह से वातावरण में होने से बढ़ता है। तो ये गैसेस कहाँ से आती हैं? तो इनका एक मेजर सोर्स है ऑटोमोबाइल है और इंडस्ट्री है, और इसके अलावा हम जो एसी का या फ्रिज वगैरह का, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैसेस आते हैं। ये जो है वो मेजर सोर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। इसके अलावा एक टर्म है एसिड रेन। एसिड रेन हम कब बोलते हैं? जबकि रेनफॉल जो होता है उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब बारिश हो रही है उसमें अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसा जो बारिश है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये एसिड रेन इसलिए बोला है कि वेट डिपोजिशन, यानी कि बारिश जो हो रही है उसमें डाइल्यूट एसिड्स बढ़ जाते हैं। जैसे कौन से एसिड हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ जाता है, नाइट्रिक एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। तो ये सब की मात्रा बढ़ जाने से ऐसा जो पानी बरसता है तो उसमें एसिड रेन उसको बोलते हैं। तो ये मेनली सल्फ़र और नाइट्रोजन के गैसेस की मात्रा अगर हवा में बढ़ जाए तो एसिड रेन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये हवा जब बारिश होती है तो उस सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं, और जब गिरते हैं तो इनसे एसिड रेन होता है। तो मेन सोर्स इनका जो है फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, यानी कि जो
मिट्टी के नीचे से जो फ्यूल हमको मिलता है वो कोयला है या तेल है, उसके जलने से मेनली इस तरह के गैसेस की मात्रा हवा में बढ़ती है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी ये वातावरण में ये नाइट्रोजन और सल्फ़र के गैस बढ़ते हैं, जिससे एसिड रेन बढ़ सकता है। तो ये जब एसिड रेन होता है तो क्या होता है, तो पानी का जो पीएच है वो अम्लीय हो जाता है, पानी अम्लीय होने लगता है। एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना, पानी में जो जीवन है वो चाहे जंतु हो या पौधे हों, उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। फॉरेस्ट्री का पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्लीचिंग होने लगता है पत्तियों का, पत्तियां जलने लगती है, तो उसका रेस्पिरेशन और उसका फोटोसिंथेसिस और उसमें जो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे इफ़ेक्ट होते हैं। और ह्यूमन में एक मेजर होता है स्किन डिजीज़ वगैरह होने लगते हैं। तो एसिड रेन से ये सब हानि होती है। एक और टर्म है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन की मात्रा कम हो जाना, वातावरण में हवा में ओजोन की मात्रा कम होना। ओजोन कहाँ रहता है, तो एक स्ट्रेटोस्फीयर करके एक स्फीयर है, वो एक लेयर है वातावरण का जहाँ पर ओजोन मेनली पाया जाता है। और ओजोन का काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये किससे हमको बचाता है, तो सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज़ को हमारे शरीर तक आने से, पृथ्वी तक आने से ये रोकता है ओजोन। अल्ट्रावायलेट रे अगर स्किन के ऊपर लगातार गिरता रहे तो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये ओजोन जो है वो बचाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन रहता है, ओजोन पर वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे के साथ जब ओजोन का रिएक्शन होता है तो फिर O और O2 में चेंज होता है, और फिर ये दोनों फिर से वापस में ऑक्सीजन और इसका सिंगल एक अणु जो है ये आपस में फिर से जुड़ करके फिर से ओजोन बनते रहते हैं। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, इसलिए दोनों तरफ से इसको दिखाया गया है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर किसी तरह से ओजोन की मात्रा वहाँ से घटने लगे तो ये अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करने के लिए ओजोन नहीं बचेगा, तो अल्ट्रावायलेट रे सीधे जो है पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ओजोन का डिप्लीशन बोला गया है कि स्टेडी डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। लगातार अगर ओजोन की मात्रा हवा में कम होती रहे तो उसको हम ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। तो इसका मेन जो पर्पस, मेन कारण जो है, मुख्य कारण है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैसेस जो है मेनली एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर से और इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, और ये जो है ओजोन के नष्ट होने का मुख्य कारण ये है। तो ये क्या होता है, जैसे इसमें क्लोरो मीन्स क्लोरीन और फ्लोरीन की बात कर रहा है, क्लोरीन गैस और फ्लोरीन गैस। तो क्लोरीन जो है ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन ऐसा बनाता है, और ये जो है फिर से एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करके O2 और क्लोरीन बना देता है। तो इस तरीके से ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में बदलता रहता है। तो इस तरीके से ओजोन नष्ट होता रहता है हवा में। बोला गया है कि इस क्लोरीन का एक ही अणु जो है वो मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर सकता है। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ही हानिकारक है, जो कि ओजोन को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। और ऐसा कोई जगह वातावरण में ऐसा कोई जगह जहाँ पे ओजोन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है अगर, तो वहाँ से जहाँ से सीधे अंदर अल्ट्रावायलेट रे आ सकती है उसको ओजोन होल बोला गया है। जहाँ पर कि ओजोन होल मतलब हवा में एटमॉस्फेयर का कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ओजोन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो जहाँ से अगर अल्ट्रावायलेट रे सूरज की रोशनी गिरे तो वो सीधे पृथ्वी तक आ सकती है, तो उसको ओजोन होल बोला गया है। एक और टर्म इसमें है BOD, जिसको कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है, ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की वो मात्रा जो कि ज़रूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर ऑक्सीडेशन। जो भी चीज़ें और तत्व जो है पानी में अगर है और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर काम करते हैं, काम करके उसको तोड़ते हैं, उनका ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे कि वो बड़े अणु से छोटे अणु में बदलता है। तो उसको करने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसा हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है, वो अगर जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटता है। इसी तरह से और भी जो कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनका ऑक्सीकरण होता है और वो सरल तत्वों में टूटते हैं, सरल यौगिकों में टूटते हैं बड़े यौगिकों से। तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन की मात्रा ये प्रोसेस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। तो इसको नॉर्मली क्या किया जाता है, इसको मिलीग्राम पर लीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। 2 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर, 1 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर।
तो जितना BOD हाई होगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उसका मतलब वो पानी उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो हायर BOD मतलब हायर पोल्यूशन, ज़्यादा पॉल्यूटेड है मतलब उसमें अलग अलग तत्वों की मात्रा ज़्यादा है जिस पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर सकता है, करके उसको तोड़ सकता है। तो ज़्यादा तत्व होंगे, ज़्यादा हानिकारक तत्व होंगे, ज़्यादा उसमें चीज़ें मिली होंगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये BOD जो है ये एक तरह का इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि पानी कितना साफ पॉल्यूटेड है या नहीं है। तो इसको नॉर्मली ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। अगर 1 मिलीग्राम के आसपास अगर पर लीटर में ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको अच्छा माना जाता है। 2 से 4, 5, 6 मिलीग्राम अगर हो जाता है तो उसको पॉल्यूटेड पानी माना जाता है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड माना जाता है, और उससे भी ज़्यादा है तो हाईली पॉल्यूटेड माना जाता है। तो ये एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि पानी कितना प्रदूषित है। इसी तरह से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक बनाया गया है जो कि डिग्रेडेबल हो सकता है नॉर्मली, जिसका कि डिकम्पोजिशन हो सकता है। नॉर्मली प्लास्टिक जो है वो नष्ट नहीं होता है, उसको मिट्टी में पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, नष्ट नहीं होता है। लेकिन एक अभी ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा रहा है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा जिसको कि नष्ट किया जा सकता है, यानी कि छोटे यौगिकों में जिसको तोड़ा जा सकता है। तो इसको जब बनाते हैं तो इसमें स्टार्च मिलाया जाता है, करीब 6% इसमें स्टार्च मिलाया जाता है, और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल मतलब जो वानस्पतिक ऑयल जो है उसको साथ में मिला के ऐसा प्लास्टिक को बनाया जाता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा इसको तोड़ा जा सकता है। इसी तरह से एक टर्म है बायोगैस। तो बायोगैस हम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मीथेन और दूसरे गैसों का एक मिश्रण होता है जो कि कहाँ से बनता है। नॉर्मली डोमेस्टिक एनिमल यानी कि जो घर में पालतू जानवर जो होते हैं, जो गाय बैल भैंस वगैरह होते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, इन पर जब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पर एक्शन करते हैं एनेरोबिक कंडीशन में, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उससे जो गैस बनती है उसको हम बायोगैस बोलते हैं। तो ये बायोगैस में मेनली जो है मीथेन होता है। इसमें मुख्य बायोगैस का जो मुख्य तत्व है वो मीथेन होता है। लगभग 50 से 70% इसमें मीथेन पाया जाता है। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, इसको अगर जलाते हैं तो ये खुद जलती है, इसलिए बायोगैस से अगर पाइपलाइन कनेक्शन करके उसको गैस के तौर पे जलाया भी जा सकता है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसमें हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, पर मेनली इसमें मीथेन पाया जाता है। तो बायोगैस घरेलू एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे उसके डिग्रेडेशन से एनएरोबिक कंडीशन यानी कि हवा की अनुपस्थिति में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब उनको डिकम्पोज किया जाता है तो बायोगैस बनता है। हेवी मेटल पॉइजनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के समय में बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है कि मिट्टी में, ग्राउंड वाटर में हेवी मेटल की मात्रा बढ़ रही है, खास करके लेड, आर्सेनिक, इनकी मात्रा बढ़ रही है, और इनका लगातार अगर शरीर में जाते हैं तो इनसे लेड पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है, घाव वगैरह हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, और शरीर के लिए स्लो पॉइजन के जैसा काम करता है। तो इनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ऐसा देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्परजिलस नाइजर और राइजोपस अर्जियस 2 ऐसे फंगस हैं जिनको देखा गया है कि ये कॉपर को अलग करते हैं। मिट्टी में अगर कॉपर की मात्रा है उसको अलग करते हैं। इस तरह से एस्परजिलस निडुलेंस एक ऐसा फंगस है जो कि निकेल को अलग करता है। जो इंडस्ट्रीज़ से, खास करके जो तेल ऑयल रिफाइनरीज़ है, जहाँ से जो भोजन वाला तेल है, जिसको वानस्पतिक तेल जहाँ बनाया जाता है, वहाँ पे निकेल की इस्तेमाल होता है। तो वहाँ से इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं उसमें निकेल रहता है, तो उनको इनके द्वारा अलग किया जा सकता है, ऐसा देखा गया है। तो ये कुछ 1-2 फंगस हैं जो कि हेवी मेटल्स, खास करके निकेल, कॉपर, इनको अलग कर पाते हैं। तो ये रिमूवल ऑफ हेवी मेटल के लिए इनका इस्तेमाल कहीं कहीं किया जा रहा है। और जब हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात करते हैं और पॉल्यूशन को रोकने की बात करते हैं तो कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हमारे देश में बने हुए हैं, तो उनका मैंने जस्ट यहाँ पर नाम दिया हुआ है।
जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन की बात करता है, ये 1972 में आया था। इसी तरह से वाटर में पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, उसके लेवल को कम करना, वो एक्ट भी 1972 में आया हुआ था। इसी तरह से एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में आया हुआ है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया हुआ है। इस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया हुआ है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई हुई है। इस तरह से नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 में आई हुई है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स रेगुलेशन से, कानून से जो देश में बनाए गए हैं, जिनका कि काम पॉल्यूशन को कंट्रोल करना या उनको रोकना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना ये है। तो आप ये इम्पोर्टेंट इनके डेट्स और लॉ के नाम वगैरह याद रखेंगे अगर इनको कभी पूछा जाता है।